आप सभी मित्रों को नमस्कार। साथियों, देखते ही देखते हम लोग लेखक, अनुवादक, विमर्शकार अनामिका जी पर चल रहे एकाग्र की आज 17वीं कड़ी में पहुंच चुके हैं। अब तक 16 कड़ियां संपन्न हो चुकी और अलग-अलग अनुशासनों से लोग, देश दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से लोग जुड़ते गए और यह एकाग्र अपने उद्देश्य में कुछ आगे बढ़ सका। उद्देश्य तो वही है कि किस तरह हम लोग साहित्य को, ओरल हिस्ट्री को, संस्कृति को, फिल्म जगत को, जो भी उसमें बेहतरीन फिल्में हैं और उनसे जुड़े हुए लोग हैं, इन सबको कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट कर सकें, उसको अलग अलग माध्यमों पर सुरक्षित रख सकें। उसी कड़ी में आज हम लोग अनामिका जी पर अमिताभ राजन जी को सुनेंगे। आप में से कई कई लोग यह जानते हैं, फिर भी यह बताना उचित होगा कि ये दोनों ही लोग, डॉक्टर अमिताभ राजन और डॉक्टर अनामिका, एक समृद्ध बौद्धिक पारिवारिक विरासत को साझा करते हैं। दोनों उसी पृष्ठभूमि से जुड़े हुए दोनों भाई बहन। अमिताभ जी अनामिका जी से यही कोई 7 वर्ष बड़े हैं और दोनों ही लोग लिखने पढ़ने से प्रारंभ से ही जुड़े रहे। बेहतरीन जगहों पर शिक्षा प्राप्त की। अमिताभ राजन मानते हैं कि मध्य वर्ग के पास पढ़ने के अलावा भला और क्या चारा है, और आप में से कई लोग उनके कामों से, उनकी पदस्थापनाओं से अवगत हैं। किस तरह से वे कई की पोस्ट्स पर रहते हुए उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और बड़े इत्मीनान से और बड़े पदों पर अपेक्षाकृत अधिक समय तक रहते हुए। ऐसा इसलिए भी संभव हुआ होगा कि वे जिस तरह के एक स्थिर व्यक्तित्व के धनी हैं और गहरे अनुसंधान में यकीन रखते हैं, हम समझ सकते हैं कि वे अपने उन उत्तरदायित्वों को लेकर भी कितने सजग रहते होंगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के 1979 बैच के हैं और महाराष्ट्र इनका मूल कैडर रहा, जहां गृह सचिव के रूप में अपनी सेवा देते हुए वहीं से सेवानिवृत्त भी हुए। मगर लगातार वे लिखने पढ़ने से जुड़े रहे। कई किताबें इनके खाते में हैं और वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्विसेज के चेयरमैन भी हैं। हमने उनसे अनुरोध किया कि आप अनामिका जी पर बोलने के लिए आए, अच्छा लगेगा। एक तो हम उस पारिवारिक शैक्षणिक पृष्ठभूमि को भी समझेंगे, उस शहर को भी समझेंगे जहां से आप दोनों आते हैं, और साथ ही वह जो पूरा समय है वह भी कहीं ना कहीं उनके वक्तव्य से परिलक्षित हो सकेगा, स्पंदित हो सकेगा। उसमें अनामिका जी के रचनाकार की यात्राएं भी आएंगी और किन किन मोड़ों पर वे किस तरह से अपने आप को समृद्ध करती चली, वे सब प्रसंग भी आएंगे। तो मित्रों, हम अमिताभ राजन जी को मंच पर लाते हैं। जी अमिताभ जी, हार्दिक स्वागत, नमस्कार। और मित्रों, अभी हाल ही में रक्षाबंधन त्योहार बीता है और जब एक बड़ा भाई एक बहन पर बात कर रहा हो, एक लेखक
दूसरे लेखक पर बात कर रहा हो, एक बुद्धिजीवी दूसरे बुद्धिजीवी पर बात कर रहा हो, तो इसमें जाहिर है कि जंग रहे। इस और आलोचना की भी कई चीजें रहेंगी और साथ कुछ पारिवारिक प्रसंग भी आए। यद्यपि अमिताभ राय जी ऐसे विषयों से थोड़े बचते रहे हैं, उनसे परहेज करते हैं, लेकिन फिर कुछ कहिए कि मेरी जिद या इस फॉर्मेट की मांग कि हम वहीं से शुरुआत करें। इस रक्षाबंधन से जो अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। तो पहला सवाल मैं अमिताभ राजन जी से यही करता हूं कि भाई बहनों का पर्व रक्षाबंधन आप लोगों के लिए शुरू से बड़े महत्व का रहा है, पूरे देशवासियों के लिए, हर उन लोगों के लिए जिनकी इस तरह के कहिए समारोहों में आस्था है और इसके बहाने जो एक बृहद पारिवारिक जो हमारा एक संकुल बनता है, उसका भी एक महत्व है। एक संयुक्त परिवार की जो अवधारणा है, जो यद्यपि अब भारत में भी कम हो रही है, मगर फिर भी अभी भी काफी हद तक हमारे यहाँ वे चीजें हैं जो हम पश्चिम में मिस करते हैं। तो ऐसे में अमिताभ जी से मित्रों हम अनुरोध करते हैं कि थोड़ा पीछे चलें और बचपन किशोरावस्था के कुछ दिनों को याद करें कि इस अवसर पर क्या हुआ करता था। अमिताभ जी। आज का जो विषय है वह मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है, पर मुझ पे दायित्व बोध भी आ रहा है। जो व्यक्तिगत संबंध होते हैं प्रगाढ़ होते हैं, लेकिन आत्मिक होते हैं। अब जब सबके सामने बोलना हो तो क्या कहें और क्या न कहें, इसकी सीमा सामाजिक दृष्टि से तय होती है। तो मैं अपने उसी दायित्व बोध पर ध्यान देते हुए रचनाकार को सामने लाना चाहता हूँ और मेरा उद्देश्य वह मानस भूमि चित्रित करना है जिसमें बुद्धि तत्व है, विचार तत्व हैं और संवेदना का एक बहुत बड़ा दायरा है। जिस लेखक लेखिका के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका अंतरंग कैसा है और जो उस पर लिखा जाता है वो किस हद तक समुचित है। कई ऐसे पहलू हैं जो मैं बताना चाहता हूँ जिसकी ओर शोधार्थियों का ध्यान जाना चाहिए। बाकी बातें तो ज्ञात हैं। पहली बात जो अनामिका में है वह है कड़ी मेहनत और अनुशासन। इसे लोग समझ नहीं पाते और मेरे जैसा व्यक्ति जो हमेशा से उनसे जुड़ा रहा है और जुड़ा ही नहीं रहा है, उस दिए के दोनों तरफ के हाथों को समझकर जो जुड़ा हुआ है, जैसे LIC में आपने देखा होगा एक एम्बलम है जिसमें एक दिया जल रहा है और दो हाथ उसे सहारा देते हैं, सहयोग करते हैं। वो हाथ बहुत दूर नहीं होते क्योंकि अगर दोनों हाथ दूर हुए तो आंधियों से दिया बुझ जाएगा, लेकिन बहुत करीब भी नहीं होते क्योंकि फिर हाथ जल जाते हैं। तो स्वायत्तता जो लेखक की है उसे कैसे बढ़ने दिया जाए और उसके जो सरोकार हैं, सामाजिक सरोकार, उसके जो जीवन संघर्ष हैं, उसे कैसे समझा जाए या बोध है। प्रश्न राखी का दिया गया, रक्षाबंधन का दिया गया। इस साल की राखी मेरे लिए बहुत ही संतोष का विषय था क्योंकि बच्चे उनके अपनी अपनी सही जगहों पर हैं, आर्थिक स्थिति भी ठीक है और
शांत तरीके से अपने कमरे में, अपने घर में अच्छी तरह लिख पढ़ सकती हैं, ये मैं देखता हूँ। जब मैं उनके घर गया तो विशेषकर मैंने पुस्तकों पर भी नजर लगाई कि क्या नया पढ़ा है, क्या नया लिखा है और क्या चल रहा है। ज्यादातर विमर्श उसी से हुआ। रहा परिवार का प्रश्न, यह अक्सर कहा जाता है कि पिता का प्रभाव रहा है। यह सही है। डॉक्टर श्याम नंदन किशोर एक ऐसे व्यक्ति थे जो कई दृष्टियों से अपना प्रभाव छोड़ते थे परिवार में। जब अनामिका का जिस वर्ष जन्म हुआ 1961, उस समय उन्होंने डीलिट की उपाधि प्राप्त की और उनकी अवस्था सिर्फ 29 वर्षों की थी और विषय था आधुनिक हिंदी महाकाव्यों का शिल्प विधान और परीक्षक थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और नंद दुलारे वाजपेयी। उन दिनों में पीएचडी ही होना मुश्किल होता था और डीलिट करना बड़ी बात थी। तो जन्म से ही अनामिका का सौभाग्य है कि इतने विद्वान व्यक्ति का, इतने मेधावी छात्रों का सहयोग मिला। छात्र और माँ भी उसी प्रकार उनका सहयोग मिला। जो बात मुझे कहनी है कि साहित्य में उन्होंने लिखा वो तो ज्ञात है, लेकिन विद्यार्थी के रूप में शुरू से जो उनका मेरिट रहा, लोअर केजी से लेके ऊपर तक जो मार्कशीट रही है, वो बताती है दो चीजें। एक तो ये बताती है कि 10वीं तक कक्षा तक विज्ञान की विद्यार्थी थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को, जो मैं भी था। अर्थात जो उन्होंने दूसरे विषय की तरफ दृष्टि डाली, अंग्रेजी साहित्य, वह पुश फैक्टर था, ऐसा नहीं कहा जा सकता, वो पुल फैक्टर था। मतलब वो और भी उस दिशा में जा सकती थी, उन्होंने अपने को प्रमाणित किया था, फिर भी इच्छानुसार उन्होंने जो विषय लिया साहित्य का, वह। श्यामनंदन किशोर के परिवार में एक और बात थी, पूरा परिवार सिर्फ पढ़ने लिखने का काम करता था, पूरा का पूरा। इसलिए हम लोगों ने खिलौने भी लिए तो किताबों के लिए, जो मेरे पीछे पड़ा है आप देख रहे हैं, ये होता रहता है। तो हमें पता नहीं था कि पढ़ने के अलावा भी कुछ करना चाहिए। लेकिन दूसरी बात जो उतनी ही महत्वपूर्ण है कि हम रेस के घोड़े नहीं थे। हमें कभी नहीं कहा गया कि तुम ये बनो और ये करो। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा विचारधारा की। मेरे पिताजी एक विचारधारा से जुड़े थे जो आजादी का था, मानवतावाद का था, सबको ज्ञात है। कभी भी उन्होंने ये सारी चीजें हम पर आरोपित नहीं की और हमें पूरी छूट दी कि हम जो चाहें वो सोच सकते हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, तो एक बात है, हम जो चाहे वो सोच सकते हैं, यह भी हमें छूट थी। तो इसलिए अलग अलग दिशाओं में हम सभी गए और हमारा कभी भी विवाद वैचारिक तत्व का घर में नहीं हुआ। हम एक दूसरे को मदद करते थे, हम जो पढ़ते थे वो शेयर करते थे। और मैं चूंकि हमेशा से दिल्ली में था, पहले नेतरहाट विद्यालय में और फिर दिल्ली में, और मेरा विषय भी बाद में इतिहास था और फिर समाज शास्त्र हुआ, फिर कानून हुआ और फिर दर्शन शास्त्र हुआ, किताबें भी वैसी ही हैं। तो ये बदलते हुए परिदृश्य थे, वो सरोकार हमने अपने परिवार में शेयर किए। उसका प्रभाव डॉक्टर श्यामनंदन किशोर पर भी पड़ा इस अर्थ में कि छायावादी काव्य का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण जो जवाहरलाल नेहरू फेलोज की किताब थी, जो प्रकाशित है, उसमें साइको हिस्ट्री पर हमारा डिस्कशन होता था और उस समय वो एक नई चीज थी। इसी प्रकार अनामिका जो अपना विकास कर रही थी, लेकिन जो सामाजिक, वैचारिक और देश में चल रही स्थितियां थी दुनिया में,
उन सब पर चर्चाएं अक्सर होती थी और जो पुस्तकें हमें मिलती थी हम साथ मिलकर पढ़ते थे। एक उदाहरण देता हूँ, 1973 में यूर्गन हेबरमास की किताब आई थी, लेजिटिमेशन क्राइसिस। काफी डिफिकल्ट किताब थी और 1975 में उसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था, मूल पुस्तक जर्मन में थी। वो किताब उस समय 27 रुपए में मिलती थी, जबकि 15 रुपए भी करती थी। मैं 1975 की बात कर रहा हूँ। कभी मुझे नहीं पूछा गया कि तुम ये किताब क्यों खरीद रहे हो। हमें छूट थी, बाकी चीजों पर निगरानी होती थी, पढ़ने पर नहीं थी। और वह किताब हम अकेले नहीं पढ़ते थे, बाद में एक दूसरे को समझाते भी थे। तो यही एक स्वतंत्रता और संस्कृति का महत्व था। या तीसरी और अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा जो अनामिका के साहित्य में आया है कि उपेक्षित वर्ग जो भी रहे हैं उनके पहले प्रति एक सहज भाव है, लेकिन वह किताबी नहीं और वो डायलेक्टिकल भी नहीं। लड़ झगड़ के आगे बढ़ाना विचार को, इससे ज्यादा संवाद निष्पत्ति हो और डिस्कोर्स एथिक हो, इस पर ज्यादा जोर है। एक और बात है, चूंकि वो हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान थे और देश विदेश में इनकी ख्याति थी, लेकिन संस्कृत का आधार उनका बहुत ही मौलिक था। तो हमारे घर में जितने भी लोग होते थे, चाहे मैं हूं और हमारी अगली पीढ़ी के भी लोग हैं, वो संस्कृत जरूर पढ़ते थे। और उसका आधार होने से साहित्य शास्त्र और काव्य शास्त्र तो आते हैं। अनामिका को यह लाभ हुआ कि अंग्रेजी साहित्य होते हुए भी इंडियन पोएटिक्स और दर्शन शास्त्र के जो बहुत सारे सिद्धांत थे उन पर। एक बात और, बुद्ध का बहुत ज्यादा प्रभाव मेरे पिताजी पर था जो रचनाओं में नहीं आया। मेरा नाम अमिताभ राजन जो है वो उन्हीं का दिया हुआ है। अमिताभ राजन बुद्ध की एक मुद्रा है आइकोनोग्राफी में, और वो बहुत प्रभावित थे और वो चाहते थे कि मैं उनके जैसा बनूं। देश के प्रति भावना मेरी माँ की भी थी। जब मैं उत्पन्न होने वाला था तो उसके पहले वो कहती थी कि मैं मजाक पर दाता कमल शाह के जाके कहती थी कि मेरा बेटा देशभक्त है। अब स्वतंत्रता आंदोलन नहीं है, लेकिन आप सभी जानते हैं देशभक्ति की तो आवश्यकता है। यह देशभक्ति नारों वाली देशभक्ति नहीं है, यह देशभक्ति त्याग, तपस्या और विचारों के गुम्फन की बात होती है। कंस्ट्रक्टिवली हम क्या कर सकते हैं, विवाद तो बहुत होते हैं। तो ये सब प्रभाव अनामिका पर पड़ा। तो मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा कि उनकी रचनाओं में उनकी मेधा अगर समझनी है तो विज्ञान का जो वातावरण है, पहले का जो रिकॉर्ड है, वो भी देखना चाहिए। और दूसरा, पाश्चात्य जगत से जो उनका संबंध हुआ है, यह भूलना नहीं चाहिए कि मूलतः वो अंग्रेजी साहित्य की प्रोफेसर गिलिट और पीएचडी हैं और डन की पोइट्री पर उन्होंने किया है और लिटरेरी क्रिटिसिज्म के एंगल पर किया है और कंटेम्प्रेरी विमेन पोइट्स पर बहुत ही अच्छा काम किया है। तो सिर्फ, और वो अंग्रेजी अच्छी तरह जानती है कहने की बात नहीं है, लेकिन सब के पीछे अगर कोई मूल मंत्र है तो कठोर मेहनत। हमारे घर की सुबह उस समय भी बहुत महत्वपूर्ण होती थी। पिताजी कहते थे सरस्वती का वास होता है, तो हम सभी आज भी वही करते हैं कि पढ़ते हैं। एक बार सवाल उठा, पढ़ने से क्या होता है, तो पिताजी ने बताया था पंचतंत्र में दिया हुआ, पढ़ने से समय झूमता चलता है। कालो गच्छति हीन काम, यह वाक्य है। तो ऐसा कुछ था, हमारा सौभाग्य है। लेकिन पिताजी के जाने के बाद 1985 उस पे अनामिका को संघर्ष हुए, क्योंकि एक बार तो पिता नहीं थे,
दूसरा जीवन संघर्ष होता ही है। संघर्ष सिर्फ नौकरी पाने का संघर्ष नहीं होता है। किसी विषय में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो पहले गांधी जी ने कहा था कि जब हम आगे बढ़ते हैं किसी विचार क्षेत्र में तो पहले लोग फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे क्रिटिसाइज यू एंड देन यू अचीव। तो ऐसा ही होता, भारत के साथ भी ऐसे ही हो रहा है। पहले इग्नोर करते थे, भारत मतलब ठीक है, जो दूसरे कह रहे हैं वही तो करना है उसको, अब बहुत आगे बात है। फिर कहने लगे कि अभी क्रिटिसिज्म का दौर चल रहा है। लेकिन जब हम अपनी उपलब्धियों को दिखा रहे हैं तो लोहा मान भी लिया जाता है। लेकिन साहित्य समीक्षा के अनुभव से मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उसकी मृत्यु के बाद होता है। तब उसकी पीढ़ी जो समकालीन स्पर्धा वाली होती है वो निकल जाती है। लेकिन एक ऐसा भी प्रयास है जो अभी किया जा रहा है जिसमें नई पीढ़ी अलग अलग तरीकों से समझने की कोशिश कर रही है। तो इस कार्यक्रम का जो इतिहास बोध है वह मुझे बहुत प्रेरित करता है, इसीलिए मैं आया हूँ। नहीं तो इस तरह से आने की मेरी रुचि होती नहीं है। विषय तो बहुत है बोलने के लिए, व्यक्तिगत विषयों पर क्या बोला जाए, लेकिन मुझे ये लगा कि एक प्रश्न एक सार्थक इसलिए है कि यहाँ इतिहासकार का दृष्टिकोण है, अर्थात नाइदर टू प्रेज नॉट टू कंडेम बट टू कॉम्प्रिहेंड, अंडरस्टैंड, समझने की बात है। तो हम भी आगे की जो चर्चा करेंगे उसे उनके विचार तत्वों को समझने की कोशिश करेंगे और एक ध्यान में हमेशा रखेंगे कि जो लिखा जा चुका है वो तो लिखा जा चुका है, उसमें पुनरावृत्ति करके कोई दरबारी कवि की तरह प्रशंसा करते रहने कोई अर्थ नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि व्यक्ति जो है जिसकी चर्चा हो रही है वो एक सबल व्यक्ति है एंड शी इज एन एसेट। जी बिल्कुल, और शुक्रिया ही कह सकता हूं कि आप इस प्रयत्न को इस रूप में देख रहे हैं। हमें भी अच्छा लगता है कि हमारी जो भी यथासंभव कोशिश हो रही है वह किस तरह लोगों तक संप्रेषित हो रही है। और जब इस तरह की बातें, ऐसी प्रतिक्रियाएं सुनते हैं तो और कहीं ना कहीं मेहनत करने की यह ललक कुछ और तेज ही होती है, कुछ बढ़ती ही है। धन्यवाद। मैं एक बात कर दूं आप जैसे लोगों के बारे में, आपकी पीढ़ी जो है, अमर्त्य सेन ने न्यूयॉर्क रिव्यू ऑफ बुक्स में एक इंटरव्यू दिया कुछ साल पहले, 3 साल पहले, और उसका शीर्षक बहुत सिंपल था, हाउ इज इंडिया डूइंग। तो बातें हुई लेकिन शुरू के वाक्य बड़े अच्छे हैं। अमर्त्य सेन कहते हैं, इंडिया डूइंग वेल does not necessarily mean that the government of India is doing well. It only means that equality of opportunity has worked and the new generation is adjusting, struggling and co-creating. तो यही है हमारी अगली पीढ़ी है, मेरी पीढ़ी से इसलिए सामान्यता अच्छी है। औसत की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ, अच्छे वाले से, कि आप में एक ऑब्जेक्टिविटी है और आप उस परंपरा को त्याग चुके हैं जो परंपरा त्यागने लायक है, और अब आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव में वो उन्मुक्त मन से साक्षी भाव से देखते हैं। बिल्कुल, यह एक तकनीक का भी यह एक ऐसा सबल पक्ष है। तकनीक के कारण भी कई चीजें इस पीढ़ी को मिल रही हैं, बशर्ते कि हम उसका सही से उपयोग कर सकें, संरचनात्मक उसका इस्तेमाल कर सकें। साथियों, आगे बढ़ते हैं और एक पुस्तक, बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है अनामिका जी की, उसे मैं यहाँ स्क्रीन पर रखता हूँ क्योंकि अभी अमिताभ राजन जी ने कुछ बचपन की बातें यहाँ पर रखी और डॉक्टर श्याम नंदन किशोर जी की बात की, जो पिता हुए अनामिका जी के और अमिताभ जी के। तो इस पुस्तक में लिखती हैं अनामिका जी, जाहिर है कि अमिताभ जी इससे परिचित है, फिर भी मैं और मित्रों के लिए पढ़ रहा हूं। एक कस्बाई लड़की की डायरी के प्राक कथन में अनामिका जी लिखती हैं, मैं कोट कर रहा हूं, बचपन में कभी पिता श्याम नंदन किशोर के साथ कविता की अंत्याक्षरी
और समस्या पूर्ति खेलते हुए जो काव्य यात्रा आरंभ हुई, उसने चीजों को गौर से देखना और ध्यान से सुनना निश्चित ही सिखाया। तब से अब तक कविता का परिदृश्य काफी बदला है। आईटी प्रोफेशनल की लय में कविता प्रोफेशनल बढ़े हैं। पूरे वर्ष में अनगिनत काव्य पाठ हर संस्था कराती है। विदेशों में रचनात्मक लेखन की जो कक्षाएं लगती हैं, उनमें सबसे ज्यादा प्रत्याशी काव्य लेखन की ओर उन्मुख होते हैं। हालांकि कविता नाम की यह विधा स्वयं प्रतियोगिता के परे जाकर सहकारिता में रमने की बात करती है। नाटक से संलाप, कथा से कथानक, संगीत से लय, चित्रकला से बिंब लेकर बढ़ता है इसका शिल्प। फिर भी हजार काव्य प्रतियोगिताएं आयोजित होती ही रहती हैं। और फिर आगे फिर वे इंटरनेट की और कुछ चीजों की बात करती हैं। मैं अमिताभ जी, ये बात मैंने इसलिए यहाँ पर रखी कि शुरुआत की बात आपने भी की कि कैसे आपके पिता पुस्तकों पर खरीद को लेकर कुछ भी नहीं बोलते थे। हालांकि अन्य मदों में खर्च को कहीं न कहीं नियंत्रित करते थे या उस पर नजर रखते थे कि अनावश्यक व्यय न हो। तो यह जो अंत्याक्षरी की बात है और अपने पहले कविता संकलन जो अनामिका जी तैयार करती हैं किशोरावस्था में ही, उसमें भी उस दौर की कविताएं आई हैं। तो वह थोड़ा दौर किस तरह का था समय बिताने का, जब अमूमन मुझे लगता है कि टीवी भी नहीं ही आया था उस समय तक, तो कैसे समय गुजारते थे और उसमें रचनात्मकता के लिए या स्वतंत्र विचार के लिए किस तरह की गुंजाइश निकला करती थी। अमिताभ जी। श्यामनंदन किशोर के परिवार को अगर इस रूप में समझना हो, खासकर उनका अपना योगदान, तो यह पहलू बाद का था। जहां तक मेरा प्रश्न था, 10 वर्ष की उम्र में मैं बाहर चला गया हॉस्टल में। नेत्रहाट विद्यालय, आवासीय विद्यालय बहुत अच्छा है। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नौकरियां वगैरह। पिताजी की एक खूबी ऐसी थी कि वो अतिशय विनम्र थे। कहा जाता है ना, विद्या ददाति विनय। वो कभी भी मौका निकालकर अपनी विद्वत्ता प्रमाणित करने का प्रयास नहीं करते थे। घर में बिल्कुल सहज व्यक्ति होते थे। इवन समाज में भी वो बहुत सहज थे। हाँ, लेकिन जब मंच पर बोलने के लिए उपस्थित होते थे, कक्षाओं में पढ़ाते थे, तो बात अलग थी। घर में माहौल ऐसा था कि ईगो को कम किया जाए। ईगो था ही नहीं, और अगर कभी उन्हें दिख जाता था कि अहंकार छा जाता है, जैसे नया नया ज्ञान जब प्राप्त होता है ना, तो पहली स्थिति अहंकार की होती है, मैं कितना जानता हूं। लेकिन आपको भी मालूम है, जब ज्ञान का क्षितिज बढ़ता है तो उसकी सीमाएं भी समझ में आती हैं कि मैं तो कुछ नहीं। जितने आप एक्सपर्ट होंगे उतने आप विनम्र होंगे, होने चाहिए। तो उनका दृष्टिकोण इस तरह से था कि सहजता होनी चाहिए, सामाजिकता होनी चाहिए, शब्द ब्रह्म है ऐसा समझते थे, और बोलना तभी चाहिए उनकी दृष्टि में, ये सब उनके कहे हुए, बोलना तभी चाहिए when it improves the situation। और श्यामनंदन किशोर के बारे में ये भी कहना चाहता हूँ कि वो भी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी अंग्रेजी काफी अच्छी थी, और वो उन लोगों में नहीं थे जिनको भाषा का संकट होता था किसी भाषा में, तो विदेशी विश्वविद्यालय में भी पढ़ाते थे। सारा ज्ञान होने के बाद भी वो वार्तालाप तभी करते थे एकेडमिक, जब उसकी आवश्यकता होती थी। इसलिए हल्के फुल्के विनोद, वातावरण को ठीक रखने का तरीका, ट्रैंक्विलिटी का जो एम है ना बुद्धिज्म में,
शांत मन हो। एक कटोरा है पानी का जो हिले नहीं, हम चलते जाएं, वह उनका उद्देश्य होता था। और ये मेरी माँ में भी था, इसलिए वो चीजें होती रहीं और जहां तक मैं था साथ में ये देखता गया। और प्रश्नों के उत्तर अनायास देने की आदत नहीं थी, बहस नहीं करनी थी, विमर्श करना था। और विमर्श में विनम्रता पहली शर्त थी, और जहां भी वो देखते थे कि ऐसा नहीं हो रहा है, उसे नियंत्रित करते थे। जी। और एक बार पुनः हम इसी पुस्तक की ओर लौटते हैं, क्योंकि इस पुस्तक में शुरुआती दिनों की जो यात्रा है बतौर रचनाकार अनामिका जी की, वह भी हमें देखने समझने को मिलती है। तो मैं आपको भी थोड़ा पहले ले चलूंगा, क्योंकि हालांकि आप कम ही रहे अपने माता पिता के साथ, क्योंकि आप जैसा कि आपने भी बताया, यह बात बताई भी कि आप नेतरहाट चले गए कम उम्र में, और फिर उसके बाद तो आप दिल्ली और बाहर ही रहे। फिर भी जब तब आप आते ही रहे मुजफ्फरपुर। तो इसी पुस्तक में एक कस्बाई लड़की की डायरी में ही अनामिका जी जयप्रकाश नारायण के एक भाषण की चर्चा करती हैं, और उस भाषण में जेपी तुलसीदास की एक पंक्ति को उद्धृत करते हैं, अब लो नसानी अब न नसहों। और इसका वो अपने ढंग से उसकी व्याख्या करते हैं, उसके अपने संदर्भ लेते हैं। संयोग से आप जेपी के उस भाषण को सुनने गए थे, और अभी आपने कुछ देर पहले भी यह बात की, यह चर्चा की कि किस तरह से आप लोग किताबों को लेकर, विचारों को लेकर आपस में विचार विनिमय किया करते थे। तो जब आप उस भाषण को सुनकर आए तो इसकी चर्चा और जो अर्थ संदर्भ जेपी देते हैं, वे बातें आपने अनामिका जी से साझा की। आपने अनामिका जी अपने इस अनुभव में यह बात बतलाती हैं कि कैसे आपने जो व्याख्या की जेपी के दृष्टिकोण की, वह उनकी आत्मा पर कहीं गहरे छप गई, अस्थाई पड़ गई। और जो अंतर पाठ जिसमें वे आज की तारीख में महारत रखती हैं, आलोचना हो या और जो गद्य में भी जिस तरह के वे विषयों को उठाती हैं, इतिहास को, संस्कृति को, समाज शास्त्र को, जिनसे आपका भी संबंध रहा है, तो ये जो अंतर पाठ का जो मर्म है, वे कहती हैं कि पहली बार मैं वहीं पर उस मर्म को पकड़ पाई, समझ पाई। तो उस घटना की थोड़ी सी और व्याख्या करें, हम लोग और विस्तार से जान सकें। अमिताभ जी। मैं अवश्य इसकी व्याख्या करूंगा। आपने बहुत ही अच्छा सूत्र दिया है, क्योंकि इसका जब मैं विश्लेषण करूंगा, जब इसको मैं डीकंस्ट्रक्ट करूंगा, तो आपको बहुत सी बातें स्पष्ट हो जाएंगी जो कि परिवार में हो रही थी, समाज में हो रही थी। वाकया इस तरह का है कि मैं जब दिल्ली विश्वविद्यालय गया 1971 में, 1971 में, उस समय हिप्पियों का युग था, नक्सलवादियों का युग था दिल्ली में। और उसके बाद 1973 में पूरे विश्व में आर्थिक संकट आना शुरू हुआ ऑयल प्राइसेस को लेकर। और जो लोग इतिहास या अर्थशास्त्र समझते हैं या इतिहास राजनीति शास्त्र भी समझते हैं, उन्हें मालूम है कि देश के और विश्व के इतिहास में एक्यूमुलेशन का सबसे बड़ा क्राइसिस 71 में भी आया था, 73 तक रहा ऑयल प्राइसेस को लेकर। उसके बाद महंगाई बढ़नी शुरू हुई इस देश में, और एक दौर आया जयप्रकाश का। जयप्रकाश का परिचय देश को है, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। एक त्यागमूर्ति जो ज्ञानी भी थे और देश से
बेतरह जुड़े हुए थे, जिनकी समाज में इज्जत भी थी। जब का वाकया है 1974 की ये बात है। 1973 से शुरू हुआ गुजरात में छात्रों का आंदोलन। ये बढ़ता बढ़ता पटना के व्हीलर हॉल में यूनिवर्सिटी में 6 अप्रैल 1974 को पहली मीटिंग हुई, जब स्टूडेंट रेवोल्यूशन की बात हुई, युवा क्रांति की। और जयप्रकाश ने अपने भाषण में कहा कि मुझे क्रांति के लक्षण दिख रहे। फिर ग्रीष्म का जो समय आया, जून मई के आसपास, वो मुजफ्फरपुर में भाषण देने आए थे। वहां के आरडीएस कॉलेज नाम की एक संस्था थी, वहां उनका भाषण हुआ और उन्होंने संपूर्ण क्रांति की वहां विवेचना की। ये तो हुआ जेपी मूवमेंट। इतिहासकारों ने जो लिखा है, जैसे विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद ने लिखा है, इट वॉज अ ड्रीम ऑफ अ रेवोल्यूशन। हुआ क्या, उसके बारे में चर्चा हो सकती है, लेकिन एक स्वप्न तो था जो उभर कर आ रहा था और बड़ी तेजी से आ रहा था। उस समय मेरी अवस्था 19 वर्ष की थी और अनामिका की वैसे ही रही होगी, अगर उसमें से वो हटा दें 7 साल। पिताजी थे, वो स्वतंत्रता आंदोलन से प्रभावित थे, मानवतावाद से प्रभावित थे, मार्क्सवाद से उनका परिचय सीमित था, साम्यवाद से परिचय था, लेकिन मूलतः वो राष्ट्रीय विचारधारा और जो समस्या थी उसी से प्रेरित थे। ऐसे समय में आपका 19 वर्ष का विद्यार्थी छात्र पुत्र कहता है कि मैं भाषण सुनने जाऊंगा। प्रशासन तो प्रतिकूल था इसका, वो नहीं चाहते थे कि विद्यार्थी जाएं। वो पूछ सकते थे क्यों जा रहे हो, किसी तरह के वक्तृत्व शक्ति तो थी, और मैं भी सोच रहा था कि मुझे जाने दिया जाएगा या नहीं, खतरे तो थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। पूरी कहा कि हाँ हाँ जाओ, ठीक है। अब उसके बाद मैं आता हूँ, मेरा भी अध्ययन काफी था इन सब चीजों में, मैं पढ़ भी रहा था। तो मैं उस दिन जो लौटा तो उन्होंने मुझसे पूछा तब क्या हुआ वहां, तो मैंने विस्तार से चर्चा की। और यहाँ बैठी सुन रही होगी अनामिका, मेरी माँ भी थी, तो उसी संदर्भ में इसका उल्लेख किया। लेकिन उस दिन के बाद से समाजवाद क्या है, इसका दायरा क्या है, इसकी अनेक देशों में फलश्रुतियां क्या हुई हैं, यूरो कम्युनिज्म क्या है, न्यू लेफ्ट रिव्यू क्या है, उसके बाद स्टालिनवाद की क्या दिक्कत है, उसके बाद क्रांतियां क्यों होती हैं और जाती हैं, उसके बाद साहित्य का क्षेत्र देखें तो स्टूडेंट मूवमेंट फ्रांस का और कैलिफोर्निया के बर्कले का 1968 का, उस पर क्या हुआ, साथ की क्या स्थिति थी, हाबरमास, सारी चीजें। वो जो पूरा विचार तत्व जो पश्चिम का है, उसमें मेरी रुचि जैसे जैसे बढ़ती गई। We were free thinkers, हम कोई न कम्युनिस्ट थे, न सोशलिस्ट थे, न कुछ नहीं थे, हम विद्यार्थी थे, शोधार्थी थे। उसका असर तो इस व्यक्ति पर तो पढ़ाई था। तो यह एक बहुत अजीब बात थी। मैं मानता हूँ कि ये ड्रीम रेवोल्यूशन था, मैं यह भी मानता हूँ, लेकिन एक अनुभव मेरा यह भी था कि उसके बाद जब मैंने जेएनयू में एडमिशन के लिए अप्लाई किया तो इमरजेंसी आ गई उसके बाद, और हम सब इंटरव्यू में पास हो गए थे, सक्सेसफुल हो गए थे, लेकिन हमसे विजन सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस लिया गया और 1 हफ्ते तक हमारा रिजल्ट आउट नहीं हुआ। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ
जेएनयू के शुरू के जो 10 वर्ष थे, 1969 से जब स्थापित हुआ तब से लेके मेरे समय तक, जब तक मैं वहाँ था, उसके बाद भी पीएचडी वहीं से की, लेकिन वो तो खैर अलग बात थी। एक दूसरा विमर्श का जो दायरा था, उसकी खिड़की हमारे घर में भी खुलने लगी थी और इससे पितृसत्ता प्रभावित नहीं हुई, उसने आशीर्वाद ही दिया, क्योंकि वो खुद भी अपने को हमेशा बदलते रहते थे। एक अध्ययनशील सही आदमी थे और उन्होंने हमें भी बनने की प्रेरणा दी। इवोल्यूशनरी हम कहा करते थे कि एपिस्टेमोलॉजी जो है वो खुद कहते थे कि एक सर्कल में जाता है, ऊपर स्पाइरल की तरह। तो आप ज्ञान लेते हैं, विचार मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, एक स्टेप और बढ़ेगा रिंग में, बढ़ते 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 वो ऊपर जाता है। तो स्पाइरल थियरी ऑफ एपिस्टेमोलॉजी से उनका ज्ञान था। डॉक्टर किशोर के बारे में बता दूं कि उन्होंने एमए तो किया हिंदी में, वो सब ठीक है, उनके एक विषय था मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र में उनकी काफी रुचि थी, खासकर जो ह्यूमनिस्ट साइड ऑफ फिलॉसफी। तो हम सब मिल के सोचते पढ़ते लिखते रहते थे, यही होता है। जी, जब मुझे लगता है कि डॉक्टर श्याम नंदन किशोर जी की चर्चा हो रही है और इनकी चर्चा गाहे बगाहे अनामिका जी करती रही है। उन्होंने कहीं यह भी लिखा है कि वे अपने पिता से बहुत निकट थी और बाद में उनका तो असमय देहांत हुआ। बाद में जब वे गुजरते हैं तब उन्हें अपनी माँ का होश आता है कि मेरी जिम्मेदारी माँ की ओर भी है। फिर वो माँ से भी क्लोज होती हैं। मतलब यह कि वे पिता से ज्यादा निकट हैं। उस परिवार में दायरा बंधा हुआ था। पिताजी बाहर का काम देखते थे। कुल मिलाकर जीवन संघर्ष बहुत था उनको। संयुक्त परिवार इस प्रकार था कि बहुत सारे भाई बहन थे, इधर भी उधर भी, तो फाइनेंशियली वो जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी और पैसे तो सीमित ही होते थे हमेशा। लेकिन घर में माहौल बनाने का मेरी माँ करती थी। वैसे हर आदमी की माँ अच्छी होती है ये कौन कहेगा, सभी यही कहेंगे, लेकिन आपको सीरियसली समझना चाहिए कि अनुशासन का जो व्यावहारिक रूप है, अच्छी आदतें, अच्छे संकल्प जो हो सकते हैं, वो देने में उनका योगदान रहा है। इसलिए जब पिताजी की मृत्यु हुई 1985 में और अचानक, तो ये तो एमए की परीक्षा फाइनल दे रही थी, मैं ऑलरेडी कहीं का लेक्चर था, अचानक हम लोग आए और मैं निकट समय में बहुत समय तक था, लेकिन इसका आना हुआ मृत्यु के बाद, क्योंकि परीक्षा चल रही थी। और तब से माँ ने वो जिम्मेदारी ली और मेरी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी थी कि जो माँ कहें वो ला देना है, कर देना है। और एक जो सुरक्षा भाव होता है, समतुल्य भाव जो होते हैं, उस पर भी एक नजर रखी। मतलब इंटरफेरेंस ज्यादा नहीं, लेकिन दायित्व की नजर तो रहती ही है, एहसास तो रहता ही। और जब इन दिनों अनामिका जी फरीदाबाद चली गई और कुछ समय हुए, एक दुखद अंत आपकी माता जी का भी हुआ, लेकिन जब वे याद करती थी अपने साउथ में, जब साउथ दिल्ली में रह रही थी और उनका कॉलेज तो सत्यवती कॉलेज आपके ही घर के पास है, अशोक विहार के पास, तो मुझसे कह रही थी कि जब माँ जीवित थी और मैं दिल्ली में ही थी और कभी भी भैया के यहाँ गई और माँ को अपने साथ ले आई, तो बड़ा एक उनको। माँ हाँ 1994 में रिटायर हुई और उसके बाद मैं यही पास रही जहाँ भी रही।
पहले बम्बई में रही, उसके पहले यहाँ गाँव में था अनेक जगहों में। जब मैं दिल्ली आ गया ऊंचे पदों पर, जब एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी की चीज़ें थी, तो जहाँ हम रहते थे साथ ही रहते थे, और उनके लिए खुशी की बात ये थी कि रहती तो यहाँ थी, जब चाहे वो जा सकती थी, इस तरह की स्थिति थी। और उन्होंने पूरे परिवार का ध्यान रखा, और उन्होंने मेरे परिवार, इधर के परिवार हैं, मेरी पत्नी जो कि विदुषी हैं और खुद भी बहुत वरिष्ठ लेखिका और प्राध्यापिका रही हैं, उनको भी एक रूप दिया, और दोनों में जो संबंध हुए उसका लाभ पूरे परिवार को रहा। तो मैं चूंकि एक डॉक्टर श्याम नंदन किशोर जी की चर्चा हो रही है, तो एक कविता उनकी यहाँ पर रखते हैं। इसलिए भी रखते हैं कि कैसे, जो जिसकी शुरुआत हमने आरंभ में भी की, कि एक बौद्धिक विरासत साझा करते हैं आप और अनामिका जी। एक कविता है, और संयोग देखिए कि जिस वर्ष आप आईएएस में आते हैं उसी वर्ष की कविता है। हालांकि इसमें कवि तो जीवन और मृत्यु को अलग अलग करके नहीं देखता है। कोई भी रचनाकार, कोई भी सजग रचनाकार दोनों को साथ लेकर ही चलता है। या ऐसे भी ये हमारा हमारा अपना जातिगत अनुभव भी है कि हम लोग मृत्यु और जन्म को एक साथ लेकर चलते हैं। कोई मृत्यु हमारे यहाँ कोई अलग से नहीं है, जीवन के साथ गहरा जुड़ा हुआ ही है। तो एक कविता है उनकी, डॉक्टर श्याम नंदन किशोर जी की, मैं चाहता हूं कि उसको यहाँ पढ़ूं। मैं नहीं रहूंगा। 1979 में ही यह कविता उन्होंने लिखी थी। एक संयोग की बात है। चेकोस्लोवाकिया में लिखा था। अच्छा अच्छा, अरे वाह। चार्ल्स यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर थे, तो हमारे घर के सामने गुलमोहर के पेड़ थे, मैंने ही लगाया था उसे, मुजफ्फरपुर का जो घर था। तो गुलमोहर का था, हरसिंगार का था। तो फूले का हरसिंगार जो है वो दरवाजे के सामने अहाते में लगा हुआ था। अरे वाह, हरसिंगार मैं नहीं रहूंगा वगैरह वगैरह। वाह वाह। मैं इसको पढ़ता हूँ। उनकी कवि जी जी प्लीज। हाँ, आप पहले कह लें, आप कह रहे थे कुछ। जी, मैं कह रहा हूँ कि उनको समझने के लिए ये जानना आवश्यक है कि वक्तृत्व कला और वो सब तो है, लेकिन अंततः वो अंतर्मुखी व्यक्ति थे और भावनाओं को बड़ी गहराई से व्यक्त करते थे। अभी और वो संवेदना सभी में आ गई, क्योंकि वैसा ही माहौल था। जब वो 15 साल गए थे तो उनकी एक कविता थी, कुछ लाइनें, जरा सी कंपन पाने पर किया तारों ने हाहाकार, अभी तो मन की बीड़ा पर निष्ठुर आघातें बाकी हैं, मुसाफिर चलना है तुम्हें, अभी तो रातें बाकी हैं। वाह। तो दर्द है, लेकिन दर्द एक पॉजिटिविटी की ओर ले जाता है। और बिंब विधान देखिए, जरा सी कंपन पाने पर किया तारों ने हाहाकार, अभी तो मन की वीणा पर निष्ठुर आघातें बाकी, क्या मुसाफिर चलते तुम्हें, अभी तो रात। अब इसको जो पढ़ेगा, 15 साल के कवि की लिखी हुई, उनके बच्चे जब पढ़ेंगे, उनके विद्यार्थी जब पढ़ेंगे, तो वो उनको समझ जाएंगे ना, तब संप्रेषण की दिक्कत नहीं होती। और आप जो बता रहे थे उसे भी सुनना चाहिए। जी जी, पढ़ता हूं। मैं नहीं रहूंगा। हालांकि यह यहाँ नहीं रहने का एक दूसरा अर्थ है, जो अभी अमिताभ जी ने प्रवास स्पष्ट। हाँ, प्रवास प्रवास है, प्रवास है, बिल्कुल। फूलेगा हर सिंगार, मैं नहीं रहूंगा। घूमेगा द्वार द्वार, मैं नहीं रहूंगा। अब घूमेगा द्वार द्वार मतलब पेड़ जो है वो लहरा रहा है, लहराता हुआ पेड़ इस द्वार उस द्वार, घर के अलग अलग हिस्सों में। फूलेगा हर सिंगार, मैं नहीं रहूंगा। घूमेगा
द्वार द्वार मैं नहीं रहूंगा। ओढ़ ओढ़े कुहासे की दुधिया रजाई, जो जिस बिंब की आप बिंब विधान की जो चर्चा करते हैं यहां भी देखिए, ओढ़े कुहासे की दुधिया रजाई, तड़के ही झांकेगी उषा अलसाई, अंबर के चुंबन की उष्मा को धरती का पोर पोर छू लेगा। अंबर के चुंबन की उष्मा को धरती का पोर पोर छू लेगा। मैं नहीं रहूंगा, हर सिंगार फूलेगा, मैं नहीं रहूंगा। ये जीवन की ही कविता है, मैं तो गलत बोल रहा था। बस प्रवास है, मिस करना अपने घर को, अपने उस प्राकृतिक मनोरमता को मिस करना। सिहरन की अंजुरी में झड़बेरी धूप यूं, सिहरन की अंजुरी में, देखिए प्रयोग कितना अच्छा है। आपने तो खैर पूरा यह जो समग्र है संकलन जो है डॉक्टर श्यामनंदन किशोर जी का, उसका संपादन ही किया है अनामिका जी के साथ मिलकर, तो आप सब अवगत ही हैं। सिहरन की अंजुरी में झड़बेरी धूप यूं, यौवन की आंखों में शैशव का रूप ज्यों, मौसम की खिड़की से बार बार होगी मेरी पुकार, मौसम की खिड़की से बार बार होगी मेरी पुकार, मैं नहीं रहूंगा, फूलेगा हर सिंगार, मैं नहीं रहूंगा। पीपल की फुनगी से, पीपल की फुनगी से जल्दी ही आएगी, तंद्रा की आंखों में संध्या गहराएगी, गांव के अलावों में प्रेम की कहानियां होंगी ही दो चार, मैं नहीं रहूंगा, भूलेगा हर सिंगार, मैं नहीं रहूंगा। और कुछ इसके हिस्से हैं। सुधी को धुंधलाएगा ठंडा बातास, पर्वों की ऋतु वाला लंबा अवकाश, काम काज ताक धरे, आसीन का हर दिन ही होगा रविवार। कमाल देखिए, काम काज ताक धरे, आसीन का हर दिन ही होगा रविवार, मैं नहीं रहूंगा। बाहर भी भीतर का दर्द छंद फूटेगा, जहां कहीं जाऊंगा देश। अब जो आप बात कह रहे थे प्रवास की, अब वहां शहर घर यह सब तो है ही, लेकिन तत्कालीन चेकोस्लोवाकिया में रहता हुआ एक कवि उस घर उस शहर के बहाने पूरे देश की भी बात कर रहा है। बाहर भी भीतर का दर्द छंद फूटेगा, जहां कहीं जाऊंगा देश नहीं छूटेगा, अपनों की प्यार भरी यादों की खींचतान, भूलों की मेरी यह चादरिया मटमैली, होगी ही तार तार। बाद में आ गए हैं भी कुछ और चीजों में भी, भूलों की मेरी यह चादरिया मटमैली, होगी ही तार तार, मैं नहीं रहूंगा, होगी ही तार तार, मैं नहीं रहूंगा। डॉक्टर श्यामनंदन किशोर जी ने कबीर पर भी कविताएं लिखी हैं। अनामिका जी के यहाँ भी ये भक्तकालीन कवि और उनकी चेतना आती है। आप स्वयं समाजशास्त्र और इतिहास से जुड़े रहे हैं। अनामिका जी की रचनाओं में भी या आपके पिताजी की रचनाओं में भी ये सब चीजें आती हैं, मिथक हो, इतिहास हो, समाज हो, तो इस पर भी कुछ कहें। मैं जी ये कहना चाहता हूँ और हमेशा से देखता हूँ, किसी भी लेखक रचनाकार की ऊर्ध्वमुखी शिखा कैसे गुजरी है उसे समझना चाहिए। जैसे संवेदना तो हमेशा रहती है अनामिका की कविताओं में, और अनुभव के जो दायरे जो व्यक्त हुए हैं गद्य में और भी रूप में वो तो हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल कंटेंट जो उसका है वो कैसे प्रौढ़ होता गया और होता होता एक बिल्कुल अनोखा हो गया। इसमें उनकी एक किताब जो है स्त्री तो का मानचित्र,
उस पर ध्यान देना चाहिए। और मैंने भी देखा है कि स्त्री के द्वारा लिखी हुई इतिहास की पुस्तकें कई हैं देश में, दुनिया में, विमेन राइटिंग में जो हिस्ट्री आई, लेकिन और उसकी कई दार्शनिक अभिव्यक्तियां हैं, विचार हैं सब, लेकिन इसने क्या किया कि परंपरा की भारत में खोज की और इतिहास को एक ऐसी दृष्टि से देखा जिससे संस्कृति की व्यापकता, उसका समतुल्य, समतोल जिसे कहते हैं हिंदी में, वह दिखता है। और स्त्री और पुरुष को अर्धनारीश्वर की स्थिति में, दार्शनिक स्थिति में देखने का जो प्रयत्न हुआ है शुरू से, उसको समझने समझाने की कोशिश की। तो वह पुस्तक और उसके विषय बदलते रहे हैं, लेकिन यह एक स्थायी उपलब्धि है, क्योंकि बहुत ही छोटा अगर स्त्रीत्व का साहित्य देखा जाएगा, साहित्य का यहाँ अर्थ है साहित्य विधा ही नहीं, लिटरेचर, अवेलेबल लिटरेचर, तो एक बहुत बड़ी चीज है। मेथड की दृष्टि से एविडेंस ड्रिवन है इनका अप्रोच। सारा पढ़ गए, वेद से लेके अंत तक, 21वीं 20वीं सदी तक, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दुनिया के अलग देशों में उस तरह से, और एक मेथड निकाला जो एविडेंस ड्रिवन। इसका हाइपोथेसिस नहीं है कि फॉर्मूला बना दिया उस हिसाब से उदाहरण दे दिए। तो इतिहास दृष्टि बनती है फिर, और इतिहास दृष्टि जो बनती है वो पॉजिटिविस्ट नहीं होती है, वो एम्पिरिकल ड्रिवन चीजें होती हैं, और उसका बहुत महत्व है। और इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ा होगा, सोचना पड़ा होगा, और नए तरीके से लिखने की आवश्यकता हो। तो पूरी बात को एक लाइन में अगर कहना हो मुझे इसको, तो कंसेप्चुअलाइजेशन जो है इतिहास में स्त्रियों का, वह बहुत ही पुख्ता है और सोदाहरण है और बिल्कुल नया भी है। एक सामाजिक व्यक्तित्व द्वारा लिखा हुआ यह है, फ्रस्ट्रेशन में लिखा हुआ नहीं है, एग्नी में लिखा हुआ है, लेकिन उसे मोल्ड करके एक क्रिएटिव रूप दिया गया। तो मैं समझता हूं कि यह एक मूल्यांकन है जो कि यह सही मानचित्र है, और इस मानचित्र से लोगों को दिशा भी मिल सकती है। ये गैलीलियो का कैंपस। जब आप स्त्री का मानचित्र और उनकी आलोचना की कुछ और पुस्तकों की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में चूंकि आप एक बड़े भाई हैं, स्वयं एक बुद्धिजीवी हैं, और बिल्कुल शुरुआत से आप उनके रचनाकार के विकास को भी देखते आए हैं और पूरी गंभीरता के साथ, तो ऐसे में अगर हम यह बात करें कि उनके रचनाकार के ऐसे कौन कौन से खास मोड़ हैं जिन्हें आपकी नजर चिन्हित कर रही है, जिन्हें आपकी निगाह आइडेंटिफाई कर रही है। इनके गद्य पद्य या जो पूरा लिखा हुआ है, इसे अगर देखें तो मुझे 3 बातें स्पष्ट लगती हैं, अगर 3 ही लेना हो तो। है तो बहुत कुछ, लेकिन 3। उसके बारे में मेरी सहमति भी है और मेरे अपने विचार भी हैं। एक तो जैसे मैंने अभी कहा कि संवेदना का दायरा बहुत गहरा है, वो दरवाजा खुलने वाला जो है ना, उस तरह का। बिल्कुल बिल्कुल।
आपको याद होगा वो कविता की लाइनें हैं। और ये जो दरवाजा खुलता है वो काफी मजबूत दरवाजा है और मनुष्य उसके अंदर जा रहा है। ये पढ़ते समय मुझे ऐसा लगा कि प्लेटो ने जो गुफा का उल्लेख किया है अपनी रचनाओं में उससे बहुत कुछ मिलता जुलता है, लेकिन बात बिल्कुल नहीं है। तो पहला तो ये जो अंतरंग काफी गहरा है और ये गहरा होता जा रहा है और इस गहराई में सदाशयता है, एक बात। दूसरा जो है वो है कि अध्ययन का दायरा बहुत बड़ा है, अब तो हो ही गया है। तो जैसे होता है ना कि आप मार्क्स पर लिखना चाहें या हीगल पर लिखना चाहें या सार्त्र पर लिखना चाहें या हैबरमास पर लिखना चाहें, तो ये लोग इतने पुष्ट और भरे पूरे हैं कि वो सब चीजें जाननी होती हैं। मार्क्स को बिना इकोनॉमिक्स, लॉ, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, जब तक आप पूरा पढ़ के नहीं जाएंगे आपकी कोई धारणा नहीं होगी। एक समझने का इनमें ये हो रहा है कि ये पढ़ के और डाइजेस्ट करके लिख रही है, इसलिए इसका जब मूल्यांकन किया जाएगा गद्य साहित्य का तो उसे अंग्रेजी साहित्य को पूरा पढ़ना होगा। और अंग्रेजी क्यों, अनुवाद के द्वारा तो दूसरी भाषाओं के भी हैं। तो जब ज्ञानपीठ मिला, जब वो साहित्य अकेडमी का मिला तो मैंने कहा देखो तुम्हारे पास अभी 10 साल है अध्ययन करने का और लिखने का और पूरी शक्ति इसमें लगानी है, अवार्ड को सोच के नहीं। ये सबसे क्रिएटिव फेज होने वाला है क्योंकि मैच्योर फेज है और मैं देखता हूँ कि वैसा हो रहा है। रांची में मैं जब गया था तो मैंने देखा कि पढ़ने लिखने का ही काम था और इट वॉज विथ अ मेथड, ऐसे नहीं था। तो समाज को यही चाहिए कि क्रिटिसाइज न करे, पढ़ने दे, अगर फूल खिल रहा है तो खिलने दे। जी तीसरा जो हाँ। है वो भाषा का है। भाषा जो इनकी है वो थोड़ी अलग है, काफी अलग है। और जिस तरह से लिखा जाता है उस पे जो शब्द दिए जाते हैं वो भाषा विज्ञान की दृष्टि से सही तो है, लेकिन भावों को व्यक्त करने के लिए कितना उपयुक्त है और है उसे भी समझने की आवश्यकता होती है। तो थोड़ा सा भाषिक मूल्यांकन भी होना चाहिए और तब आप देखेंगे कि जन संवेदना, स्त्री की भाषा, समाज की भाषा ऐसी है कि वो एलिटिस्ट नहीं है, ये मम्मट का काव्य शास्त्र नहीं है, ये कुछ अलग है जो फणीश्वरनाथ रेणु की तरफ ले जा रही है। और उससे भारत का जो व्यक्तित्व है वो प्रकारांतर से सामने आ रहा है और भाषा का जो मनोवैज्ञानिक आधार है वह स्पष्ट हो रहा है। तो साइको सोशल लिंग्विस्टिक एनालिसिस की जरूरत है, समीक्षकों का ध्यान इधर जाना चाहिए। और करुणा का जो तत्व है, चौथा एक और जोड़ देता हूं, महादेवी के जैसा लगता है, उदात्त की तरफ जाता हुआ, घनीभूत है लेकिन उदात्त की ओर जा रहा है। ईश्वर से प्रार्थना है कि होते रहे ऐसे ही। जितने द्वंद्व होंगे उतना निखार आएगा। जी। और अनामिका जी की एक खूबी यह भी है कि जो बात आप कह रहे हैं, चाहे अंग्रेजी साहित्य हो या संस्कृत हो, हिंदी तो है ही, और जो इन विद्वानों के या बुद्ध हो, थेरियां हैं उनके यहाँ, थेरियों की कथाएं हैं नहीं, और मनुस्मृति आधुनिक में भी है। जी है
दूसरे तरह से, जी बिल्कुल दूसरे तरह से। जी लॉ का नॉलेज बहुत है इसमें। जी। और दूसरी तरफ अपने शहर की छोटी बड़ी जो स्मृतियां हैं, जो दुकानें हैं, या जो नान खटाई वाला है, या कोई लेमन जूस बेचने वाला है, या कोई और इस तरह की जो छोटी मोटी मिठाइयां होती हैं, उसको भी वे अपने विमर्शों में शामिल कर देती हैं। अभी जो आपने साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात की, तो इसी पुरस्कार को लेते हुए जो उन्होंने आत्मकथ्य लिखा और वहां आत्मकथ्य जो लिखा और बताया, तो उसका एक हिस्सा पढ़ता हूं। और वहां भी कैसे आप लोगों का शहर मुजफ्फरपुर आ जाता है। मैं वह हिस्सा पढ़ता हूं, पुरस्कार ग्रहण करते हुए जो स्वीकार वक्तव्य है अनामिका जी का। वे कह रही हैं, हमारे शहर में ही, आपको भी वो बातें याद आएंगी, हमारे शहर में ही जो बीएन स्टूडियो चलाते थे, बीएन स्टूडियो, उन विश्वनाथ। विश्वनाथ, हाँ जी 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 जी, उन विश्वनाथ चाचा ने, अब देखिए, अपनी बात को रखने के लिए वे कहां कहां जा रही, कई जगहों पे गई हैं, इस आत्मवक्तव्य में भी, यहां भी आई हैं। हमारे शहर में ही जो बीएन स्टूडियो चलाते थे, उन विश्वनाथ चाचा ने एक बार मुझसे कहा था, हर चेहरा किसी न किसी कोण से सुंदर होता ही है। उम्र के इस पड़ाव पर यही बात आगे बढ़कर मेरे मन में यूं खिली, हर व्यक्ति किसी न किसी पक्ष से प्यार करने लायक होता ही है। बस थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया। वो विश्वनाथ जी कह रहे हैं कि हर चेहरा किसी न किसी कोण से सुंदर होता है, और जो अभी आपने कही कि डाइजेस्ट करके कोई चीज को समझना लिखना, तो वो अनामिका जी लिख रही हैं कि उम्र के इस पड़ाव पर आकर मेरे मन में यह बात यूं खिली, हर व्यक्ति किसी न किसी पक्ष से प्यार करने लायक होता ही है, अनकोट। आगे भी कहती हैं कि यह मेरे अपने अनुभव का निचोड़ है कि मां की आंखों से देखो तो कोई पराया नहीं होता। सृष्टि का एक एक कतरा अपने ही चित्त का विस्तार होता है। और अ, कई संस्कृत की भी बात हुई, पुंडरिक सूत्र का सार है, और दर्शन की बात हुई। पुंडरिक सूत्र का सार है कि बुद्धत्व के बीज सब में हैं, पर ये बीज उद्घाटित तभी होंगे जब किसी बृहत्तर क्रांति का या दूसरों को बदलने का बीड़ा उठाने के पहले हम आत्म क्रांति का सूत्रपात करें। अब देखिए कहां से बात बेन इंस्टीट्यूट से आते हुए कहां वे पुंडरिक सूत्र और कहां कहां आगे बढ़ा रही है बात को। पुंडरिक सूत्र का सार है कि बुद्धत्व के बीज सब में हैं, पर ये बीज उद्घाटित तभी होंगे जब किसी बृहत्तर क्रांति का या दूसरों को बदलने का बीड़ा उठाने के पहले हम आत्म क्रांति का सूत्रपात करें, यानी अपने एक तात्विक दोष की निर्जरा, उसका तिरोहन करें, जो हमको आवेग के किसी क्षण में ही सही मनुष्यता के नीचे धकेल देता है, हमें मनुष्य नहीं रहने देता। वे आगे लिखती हैं, हमारी गागर में सागर, हमारी टोकरी, हमारे माइक्रोकॉस्म में हमारा दिगंत तभी उतरेगा, सब तू तू मैं मिटेगी, और सब तू तू मैं मिटेगी, और सब सरहदें टूट गिरेंगी। हद चलो सो मानवा, बेहद चलो, बेहद चले सो साध, हद बेहद दोनों तजय, ताकर मता अगाध। हद बेहद दोनों तजय, ताकर मता अगाध। तो कितने संदर्भ आते हैं अनामिका जी के यहाँ। तो यह एक अच्छी बातचीत। चर्चा जी बहुत अच्छी रही, और अगर इससे समीक्षकों को, लोगों को, पाठकों को कुछ और जानकारी मिल पाई तो अच्छा होगा। जी आपका प्रयत्न बहुत सार्थक है, और इतना तो जी चर्चा में आएगा जी ही। जी, शुक्रिया। और एक 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 आध प्रश्न और है, वो हम कर जी लें। जी जी, चूंकि
डॉक्टर श्याम नंदन किशोर रचनावली को हाँ। एकत्रित करने में और संपादित करने में मैं दोनों बता की दूं, जी इसका मूल कब हुआ? 1985 में जब श्यामनंदन किशोर की मृत्यु हुई तो अनेक पत्र आए, संवेदना वाले पत्र जो आते हैं बहुत सारे। उन पत्रों में से एक बच्चन जी का था, डॉक्टर हरवंश राय बच्चन। पोस्टकार्ड था जैसा उनका होता था, बंबई में थे उन दिनों। 2 लाइन थी, प्रियवर, अकस्मात निधन मुझे भी शोक दे गया। अब आपका एक ही दायित्व है, मुझे लिखा था, कि इनकी सभी रचनाओं को प्रकाशित करा दें, क्योंकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। उन सबको लगता था, जो बड़े थे साहित्य के क्षेत्र में, सहयोगी भी थे, कि रचनावली निकलनी चाहिए, लेकिन प्रकाशन की दुनिया जो है उसका एक अर्थशास्त्र है, उसका एक समाजशास्त्र भी है। तो कौन खुशामद करता रहे प्रकाशकों की? लेकिन लगातार बरसों तक माँ भी थी, वो सारा उसको सजोती रही, और एक ऐसी स्थिति आई कि उसे प्रकाशित ही नहीं किया गया। उसका दूसरा एडिशन भी आ गया, जो जन सुलभ एडिशन है, जिसमें 2000 रुपये में 5 वॉल्यूम आपको मिल जाते हैं, और उसमें प्रूफ की सारी चीजें ठीक से देख ली गई हैं। ये एक सम्मिलित प्रयास था पूरे परिवार का, लेकिन मेरा योगदान इसमें उनके शोध पत्रों को देखना था। मेरी पत्नी ने भी लिखा है उस पर, डॉक्टर कविता राजन ने, और हम दोनों ने उनके शोध के आयाम को देखा। क्योंकि कितना भी कहा जाए कवि किशोर, उनको नहीं समझा जा सकता है जब तक उनके रिसर्च की पुस्तकें, जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी और शास्त्रीय हैं, वो न पढ़ी जाए। अर्थात छायावाद का मनोविश्लेषण वाली जो पुस्तक है, वो पूरा साइको हिस्ट्री, मनोविज्ञान के इतने रेफरेंस हैं और इतनी मौलिकता से लिखा गया है कि वो पढ़ना चाहिए, इसलिए वो आवश्यक है। और आधुनिक हिंदी महाकाव्यों का शिल्प विधान तो बिल्कुल काव्य शास्त्र की पुस्तक है, और महाकाव्यों पर लिखना मुश्किल है। आधुनिक महाकाव्यों पर तो बिल्कुल विदेशों में भी नहीं लिखा गया, इसलिए उसकी भूरी भूरी प्रशंसा हुई है। प्लस उनके बहुत सारे निबंध जो थे, पत्र थे, इस सब में कुछ न कुछ है, और इनका जो माइंड है वो कितना शार्प था और विटी, वो देखने के लिए भी कुछ निबंध हैं जो प्रकाशित हुए थे पुस्तक के रूप में। अब संकलन में सब कुछ है, तो एक दायित्व तो पूरा हो गया, सब कुछ सामने है। समीक्षकों के लिए कम से कम पुस्तकालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे, एक जगह उपलब्ध होगा और उस पर लिखा जा सका। लेकिन शायद ज्यादा शोध हुआ नहीं है बाद में उस पर, शायद होगा, मैं सोचता हूँ। रचनावलियां कई हैं, उसके साथ कितना न्याय समीक्षक करते हैं युवा पीढ़ी के, वह आवश्यक है। क्योंकि हर पीढ़ी अपने तरीके से इतिहास लिखती है, इतिहास बोध उसका अलग होता है, दृष्टिकोण अलग होता है, समाज की जरूरतें जैसे होती है उसकी तरह से होता है, वर्तमान को खोजने का उपाक्रम उसी समय होता है। तो यह प्रस्तुति उस तरह से है, बच्चन जी का विचार था, बाकी तो मेहनत तो की गई है। जी, तो धन्यवाद अमिताभ जी। जी। चलते चलते जी ये जो कुछ एक चित्र हैं,
हाँ इस पे आपकी प्रतिक्रिया ले लें। हाँ, मैं इंट्रोड्यूस करा दूंगा जिसका परिचय नहीं होगा जी उसमें। जी, यह एक एक करके हम इन चित्रों को रख रहे हैं। हाँ, यह अनिकेत है। हम अनेक जगहों पर रहते थे, लेकिन अंततः तो 1967 में यहाँ आ गए हम लोग। अभी भी है, ठीक है। जी, आगे बढ़ते हैं। जी, सारे पैसे उनके इसी में गए, घर बनाने में। यह देखें, एक माफ माफ कीजिएगा, यह तो हम देख लिए। हाँ, ये आ गया। आगे बढ़ते हैं। जी, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। उस समय घर बन रहा था, बिल्कुल नींव पड़ी थी। वो ज्योतिष भी जानते थे, तो उन्होंने अपनी मुट्ठी से मिट्टी को देखा, कुछ सोचा और फिर कहा कि इस पे तुम आगे बढ़ोगे, ठीक है। और कुछ निर्देश दिए कि पेड़ इस जगह लगाओ, ऐसे करो, तब होगा। अब ऐसे ऐसे महानुभाव आते रहते थे, आम बात थी। इस घर से, इस दृष्टि से भी ये घर महत्वपूर्ण है। और हम दोनों हैं और पिताजी तो हैं, उनको आप देख ही रहे हैं। जी, अनामिका जी और डॉक्टर अमिताभ राजन जी, हजारी जी हाँ, प्रसाद द्विवेदी जी और हाँ, डॉक्टर श्याम नंदन किशोर जी। जी हाँ। आगे बढ़ते हैं। यह देखिए, रक्षाबंधन की बात हमने आरंभ में की, तो ये एक बेहद प्यारा। बीएन स्टूडियो का ही फोटो है जब लिया गया था। अरे वाह, क्या बात है। तो हर आदमी हर आप दृष्टि से आप कितनी उम्र के रहे होंगे अमिताभ जी? याद नहीं है, लेकिन नेतरहाट के पहले का है, मतलब 1965 के पहले का है। जी जी, शायद तो 66 का भी हो सकता है, याद नहीं। बहुत ही सुंदर चित्र, और जिस तरह की जो कोमलता है, और देखिए इसकी पूरी व्याख्या की जा सकती है। पूरा चित्र एक कविता जैसा है, और यह बात के दिनों का, मुझे लगता है यह भी रक्षाबंधन का ही है। वही है। और जी इसमें परिचय कराने के, ये तो घर पर ही आके बांधा हुआ है मेरे, ये सब है, दिल्ली का ही है। जी, दिल्ली का है। हाँ जी, और अब हाँ, एक आखिरी चित्र। इस पे इधर से देखना शुरू करें तो अनामिका है, पीछे माँ है हम सबके, कविता जी हैं, डॉक्टर कविता राजन पत्नी और प्रोफेसर। और इसके बाद आप स्वयं हैं। मैं पीछे मैं हूँ। और ये मेरे दोनों बच्चे हैं, एक बड़ा वाला उस तरफ है, छोटा वाला उधर है। छोटा वाला सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा वकील है, आनंद वर्धन एडवोकेट। और ये डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, जिन्होंने यूएस से पीएचडी की पैरेलल कंप्यूटिंग में, और गूगल में वर्षों तक रहे। अभी ओरेकल में काफी बड़े पद पर हैं अमेरिका में। एक बात ये भी है कि अगली पीढ़ी भी ठीक है और अपने अपने विषयों में लगी हुई है। यहाँ भी कोई बंधन नहीं है कि यही तुमको बनना है और पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है और सुसंस्कृत होना है। और यह बात जो हमने शुरुआत में भी कही, आप ही को कोट किया, कि किस तरह से आप यह मानते हैं कि मध्य वर्ग को अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए। बस बस, और कुछ नहीं और हमारे पास। जी अब पढ़ने से नौकरी ही नहीं मिलती है, नौकरी में स्थैर्य मिलता है और आत्मा की तृप्ति होती है कि हम विकास कर रहे हैं, कल से हम अच्छे हैं। खुद दूसरों से तो तुलना करनी ही नहीं है, अपने से तुलना करनी है कि मैं जो था या थी अब हूं उससे उत्कृष्ट की नहीं। और उत्कृष्ट में एक ही बात है जो हेडेगर ने कहा था, हाइडेगर ने, ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिक होना चाहिए व्यक्ति, भरोसे का इंसान होना चाहिए, किसी के लिए भरोसा।
So authenticity should be the objective of social growth, जो नहीं है। जी, तो दुबला से आमतौर पर। तो आपके इन्हीं शब्दों के साथ आज की यह चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। अच्छा लगा कि आपने समय निकाला और इतने विस्तार से अलग अलग कोणों से हम लोग न सिर्फ अनामिका जी को समझ सके बल्कि उस युग को भी समझ सके, उनके निर्माण को, उनकी यात्रा की विविध पड़ावों को भी समझ सके। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ राजन जी। हार्दिक इतिहास की दृष्टि से इन दस्तावेजों का महत्व है, रहेंगी हमेशा, व्यक्ति रहे न रहे, लेकिन वार्तालाप तो रिकॉर्डेड है। जी धन्यवाद जी, शुक्रिया, प्रणाम। सॉरी। और मित्रों, अनामिका जी पर यह एकाग्र जारी है। कल एक नई कड़ी में हम फिर मिलते हैं। नमस्कार।